कोशिका विभाजन पढ़ा था। तो सबसे पहले मुझे ऐसे दो कोशिकांगों के नाम बताइए जिनके पास स्वयं का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। दूसरा मुझे मैम, बताइए, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है, किस कोशिका भाग में? राइबोसोम। राइबोसोम में होता है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं या आत्मघाती थैली किसे कहते हैं कोशिका की? लाइसोसोम। ओ, क्यों कहते हैं बच्चों, हमने लिखा था कल, बताओ मुझे कोई एक। क्योंकि मैम वो अपनी कोशिकाओं का पाचन करती है। हाँ, पाचन करती है, वेरी गुड। क्यों करती है बच्चों पाचन वो लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का, किस परिस्थिति में करती है? कोशिका में टूट फूट की स्थिति में। वेरी गुड, कोशिका में टूट फूट की स्थिति में। ऐसी अगर सपोज कोशिका में टूट फूट हो गई है जो ठीक नहीं हो सकती, यानी कोशिका की मरम्मत नहीं की जा सकती, उस परिस्थिति में लाइसोसोम क्या करते हैं, स्वयं की कोशिका का पाचन कर लेते हैं। ठीक है ना? चलो मैम, अब मुझे बताओ, कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैम वहां पे ऊर्जा संश्लेषण होता है। ऊर्जा बनती है। ऊर्जा किस फॉर्म में बनती है बच्चों, मैंने आपको एट, बताया था? एट, एटीपी के फॉर्म में बनती है। एटीपी का पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या है एटीपी का? एडिनोसिन हाँ, ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पेड़ पौधे हरे रंग के क्यों दिखाई देते हैं बच्चों, पत्तियां हरी क्यों दिखती है? मैम, क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें, ठीक है ना? तो क्लोरोप्लास्ट भी एक तरीके का क्या हुआ, प्लास्टिड है। ठीक है ना? मैंने आपको यस। बताया था दो तरीके के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं पौधों, मतलब पादप कोशों। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, वेरी गुड। तो जो क्लोरोफिल है या जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो रंगीन प्लास्टिड है क्योंकि वो हरे रंग का होता है, ठीक है ना? यस तो मैम। क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स होते हैं जो हरे रंग के होते, सॉरी, रंगीन होते हैं। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो रंगहीन होते हैं, यानी कलरलेस होते हैं, ठीक है ना? मैम, चलो, वेरी गुड। अब मुझे जल्दी से बता दो कि रसधानियां या वैक्यूल्स क्या होती हैं और वो क्या काम करती है। रसधानियां हमने पढ़ा था। ठोस का संग्रहण, ठोस और तरल पदार्थों का संग्रहण होता है वेरी रसायन। गुड, ठोस व तरल पदार्थों का संग्रहण कौन करती है, रसधानियां करती हैं। और ये पादप कोशिकाओं में और जंतु कोशिकाओं में दोनों में पाई जाती है, ठीक है? मैम, चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे जल्दी से बता दो, हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, ईआर, कुछ सुना है क्या किसी ने, अंतर्द्रव्य जालिका? ये हमने पहले की कक्षा में पढ़ा था, बट आज मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप लोग रिवाइज मैम करें। आपकी आवाज स्लो आ रही है। हाँ, रुको, अभी आएगी। नीचे हो गया था। हाँ, तो चलो बच्चों, हम लोगों ने शुरू की कक्षा में थोड़ा सा पढ़ा था अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में। मैम, पढ़ा था ना, भूले तो नहीं हो आप लोग, सुना है ना ये नो नाम? मैम। हाँ, वेरी गुड, भूलना नहीं बच्चों। ऐसा नहीं है, आगे पाठ पीछे सपाट, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अंतर्द्रव्य जालिका हमने पढ़ी थी बच्चों, दो तरीके की होती है, आर यानी रफ या और खुरदुरी, SER। और SCR यानी चिकनी, स्मूथ। ये याद है ना सबको, दो तरीके की होती है बच्चों। यस मैम। तो अब मुझे बता दो कि ये जो खुरदुरी वाली होती है वो खुरदुरी क्यों होती है? उसमें राइबोसोम होते हैं, चिपके होते हैं। राइबोसोम चिपके हुए थे, वेरी गुड। और जो चिकनी वाली होती है उसमें नहीं होते, ठीक है? मैम, और राइबोसोम क्या काम करता है, आप लोगों को पता है क्या करता है राइबोसोम? तीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण। तो सीधी सी बात है, जो खुरदुरी वाली अंतर्द्रव्य जालिका है जिसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं, तो वो राइबोसोम प्रोटीन बनाने के बाद उसको अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर भेज देते हैं। जैसे ये अंतर्द्रव्य जालिका ऐसी नलिका समान संरचना होती है, इसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं ऐसे। तो वो क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं और ये प्रोटीन को कहाँ भेज देते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर भेज देते हैं, ठीक है? ये दिख रहा है ना चित्र में, इस तरीके से। मैम, और फिर ये जो अंतर्द्रव्य जालिका क्या करती है, उसको कोशिका के भिन्न भिन्न भागों में पहुंचा देती है, ठीक है ना? मैम। ठीक है। और आप लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, गोल्जी उपकरण। यस गोल्जी मैम। उपकरण, ये क्या होता है बच्चों?
तो देखो गोल्जी उपकरण भी जो रहता है वो अंतर्द्रव्य जालिका के संपर्क में रहता है, वो एक तरीके का कोशिकांग है जिसका काम क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था प्रोटीन की क्या करता है, ये पैकेजिंग करता है। तो जो अंतर्द्रव्य जालिका में जो प्रोटीन आया, तो वो अंतर्द्रव्य जालिका उसको पहले कहाँ भेजती है, गोल्जी उपकरण के पास। तो गोल्जी उपकरण क्या करता है कि प्रोटीन की पैकेजिंग कर देता है, क्योंकि आपको मैंने उदाहरण भी दिया था कि जैसे फैक्ट्रियों में पहले सपोज कोई चीज बनाई जाती है तो पहले उसकी पैकिंग की जाती है, उसके बाद उसको भिन्न भिन्न जगहों पे भेजा जाता है। ऐसा खुला तो प्रोटीन नहीं जाएगा ना, उसको पैकिंग चाहिए। तो वो कार्य कौन करता है बच्चों, गोल्जी उपकरण करता है। ठीक है, क्या जानते हो बच्चों कोशिका विभाजन के बारे में, बताओ मुझे। पुरानी कोशिकाओं का विभाजन होता है तो नई कोशिकाएं बनती हैं। अच्छा ठीक है, तो देखो बच्चों होता क्या है ना, गुड, जो भी है विभाजन से आपको क्या समझ आता है, कोशिका का दो भागों में या एक कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका बना रही है। ठीक है, मैम। विभाजन वर्ड शब्द का मतलब यही है ना, विभाजन से क्या समझते हो, बंटना, यानी अलग अलग भागों में बंट जाना। तो एक कोशिका क्या होती है ना, वो दो कोशिकाओं में अगर बंट रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, कोशिका कोशिका विभाजन। विभाजन। क्या बोलेंगे, कोशिका कोशिका विभाजन। विभाजन। तो जैसे आप लोगों ने देखा है जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर कोशिकाओं की संख्या भी कम होगी, बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तुम देखो हमारे हाथ बड़े हो रहे हैं, हमारे पैर बड़े हो रहे हैं, हमारे बाल बड़े तो ये सारे हमारी कोशिकाओं से ही बने हैं ना। तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं। ठीक है ना, सबसे जरूरी कोशिका विभाजन का कहाँ पे, कायिक वृद्धि, यानी हमारी जो ये वृद्धि हो रही है इसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल क्या है बच्चों, कोशिका विभाजन। ठीक है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंस कहाँ पर होती है कोशिका विभाजन की वृद्धि में, यानी जो हम बड़े हो रहे हैं तो उसमें कोशिका विभाजन की वजह से ही हो पा रहे हैं। अगर हमारे शरीर की कोशिका विभाजित नहीं होंगी तो हम तो छोटे के छोटे ही रह जाते हैं, है ना। यस ठीक है, मैम। तो ये होता है कोशिका विभाजन। अब और दूसरी जगह पे और कहाँ पे होता है, जैसे अब आप सपोज कभी आपने देखा होगा आपको चोट लग गई, ठीक है, सपोज आप गिर गए, आपका हाथ कट गया या कुछ भी यहाँ पे हो जाता है ना कभी कभी, तो आप देखोगे कि उतनी जगह पे आपको चोट हो गई है अब, है ना, वहां पे कोशिकाएं हट गई हैं वहां की। तो क्या होता है, वहां की कोशिकाएं फिर से विभाजित होती हैं और आपका घाव एक समय के बाद भर जाता है, होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक बार चोट लग गई तो बस फिर वैसे ही है। तो वो धीरे धीरे क्या होता है ना, अगर आपको कहीं भी चोट लगी है या कोई भी आपको इंजुरी हुई है आपके शरीर में, तो वहां की कोशिकाएं फिर से विभाजन करती हैं और उस जगह को वापस भर देती है, तो उसको मरम्मत कहते हैं। तो इसलिए दूसरा इंपॉर्टेंस कोशिका विभाजन का आपको देखने में कहाँ मिलेगा, ऊतकों की मरम्मत करने में। कहाँ पे बच्चों, ऊतकों की मरम्मत। एक तो हमने देखा कोशिका विभाजन हमारे लिए वृद्धि में बहुत जरूरी है, दूसरा ऊतकों की मरम्मत करने में, इन केस अगर हमें कोई चोट लगी है या ऊतकों में कोई इंजुरी हो गई है तो वहां पे भी कोशिका विभाजन के द्वारा ही उसको ठीक किया जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। तो यस ये इस मैम। तरीके से कोशिका जो होती है पुरानी कोशिका वो आगे जाके विभाजन करती है। तो अब देखो होता क्या है ना बच्चों, ये जो एक कोशिका है जो विभाजित होके दो नई कोशिका बना रही है, तो इसको बोला जाएगा बच्चों मात्र कोशिका। क्या बोला जाएगा, मात्र कोशिका। नाम से ही समझ में आ रहा है, मात्र यानी मम्मी या मदर, क्योंकि ये दो नई कोशिका बना रही है तो इसको बोल देंगे मात्र कोशिका, और इन दोनों को बोलेंगे बच्चों संतति कोशिका। क्या बोलेंगे, संतति का मतलब होता है नया जो मतलब बच्चा समझ लो, नई जनरेशन, संतति कोशिका। ठीक है, तो ये हो गई मातृ कोशिका और ये दोनों क्या कहलाएंगी बच्चों, संतति कोशिका। ठीक है, अब देखो हमने देखा कि दो तरीके, एक तो वृद्धि के लिए कोशिका का विभाजन होता है और ऊतकों की मरम्मत के लिए भी कोशिका का विभाजन होता है शरीर के अंदर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। ये बच्चों दो प्रकार का होता है। ठीक है, समझ आया बच्चों कितने प्रकार का होता है कोशिका विभाजन, दो प्रकार का। एक होता है सूत्री विभाजन, इसको कभी कभी समसूत्री विभाजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, समसूत्री विभाजन। ठीक है, और इसको बोल देते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अब इसमें अंतर क्या है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि ये जो सूत्री विभाजन क्या होता है। जब मैंने बताया कि आपके ऊतकों में चोट
मरम्मत करने की जरूरत है, उस परिस्थिति में कौन सा विभाजन होता है बच्चों? सूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है? सूत्री विभाजन। इस प्रकार के विभाजन में क्या होता है ना कि एक मात्र कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। कितनी संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है बच्चों? 2 कोशिकाओं। 2 में। यानी ये एक मात्र कोशिका थी, इसने बनाई 1 और 2 संतति कोशिकाएं। ठीक है, यस तो इस मैम। प्रकार के विभाजन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? सूत्री विभाजन। और आपको पता है मैंने गुणसूत्र आपको पढ़ाए थे उस समय में, जब हम केंद्रक और ये क्रोमेटिन वगैरह पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था जब कोशिका विभाजन करने वाली होती है तो उसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है उससे कुछ प्रोटीन आके जुड़ जाते हैं और वो गुणसूत्र बनाते हैं। पढ़ा था आप लोगों ने, याद है? तो जो सूत्री विभाजन होता है तो उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है ना बच्चों, मात्र कोशिका के बराबर होती है। क्या होती है बच्चों? मतलब कोशिका के बराबर। देखो होता क्या है ना, जब कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, तो होता क्या है, ये जो गुणसूत्र होते हैं ना, जैसे ये मात्र कोशिका है तो इसमें जितने गुणसूत्र होंगे वो इसकी संतति कोशिकाओं में बांट दिए जाते हैं। ठीक है ना, आधे उसमें आधे उसमें। तो जो ये सूत्री विभाजन होता है ना, उसमें क्या होता है, जो गुणसूत्रों की संख्या है वो मात्र कोशिका के बराबर होती है। जैसे इसमें 2 गुणसूत्र है तो इन दोनों में भी 2-2 पाए जाएंगे। इस तरीके के विभाजन को हम सूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखोगे। चलो इसको नोट डाउन करो पहले। आपने शायद लिखा है इसको कल, समसूत्री विभाजन की परिभाषा। तो बस इतना ध्यान रखो कि जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें एक मात्र कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। जब एक मात्र कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है एवं संतति कोशिका में या संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर होती है, तो इस प्रकार के विभाजन को सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन में क्या हो रहा था, एक मात्र कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो रही थी, और देख रहे हो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 1 2। इसमें भी कितनी है? 1 2। इसमें भी कितनी है? 1 2। यानी जितनी गुणसूत्र मात्र कोशिका के पास थे उतने ही गुणसूत्र किसके पास है? संतति कोशिका के पास है। तो इसलिए इस प्रकार के विभाजन को क्या बोल रहे हैं बच्चों? हम समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन। ठीक है, यस मैम। तो अब जो है ना बच्चों, इस तरीके का विभाजन कहाँ पे पाया जाता है? जहाँ पे ऊतकों की मरम्मत हो रही है, या फिर मरम्मत के लिए कौन सा विभाजन होगा शरीर के अंदर? सूत्री विभाजन। हाँ, सूत्री विभाजन होगा। ठीक है ना, या फिर कहाँ पर होगा? वृद्धि के लिए, कायिक वृद्धि के लिए। ये दोनों चीजें लिखो। समसूत्री विभाजन के कहाँ कहाँ पर होता है? ऊतकों की मरम्मत के लिए और वृद्धि के लिए। अगर आपसे पूछा जाए आपके शरीर में समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन कहाँ होता है, कब होता है, तो आप बोलोगे कब? ऊतकों की मरम्मत के लिए और वृद्धि के लिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को इसमें ये याद रखनी है कि इसमें कोशिका एक ही बार विभाजित हो रही है और 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो रही है, और सारी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान है। मतलब मात्र कोशिका में और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र समान संख्या में है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। नाम से कुछ समझ आ रहा है? देखो विज्ञान में यही होता है, सारी चीजें ना नाम में ही रहती हैं। अगर आप शब्दों को अच्छे से समझ पा रहे हो ना, तो आप सब सारा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। देखो अब अभी अभी हमने सूत्री विभाजन में क्या पढ़ रहे थे कि जितने गुणसूत्र मात्र कोशिका में है उतने ही गुणसूत्र संतति कोशिका में है, और एक मात्र कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो रही थी। जो अर्धसूत्री विभाजन है ये एक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके का विभाजन है, जो कि कब होता है पता है बच्चों? प्रजनन के लिए। तो जो प्रजनन के लिए प्रजनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है बच्चों? अर्धसूत्री विभाजन। जो समसूत्री विभाजन है वो केवल वृद्धि के लिए और ऊतकों की मरम्मत के लिए उपयोगी है, पर जो अर्धसूत्री विभाजन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि वो किसमें काम करता है? हमारे प्रजनन में काम आता है। प्रजनन में यानी जब एक मतलब प्रजनन यानी नए किसी जीव को जन्म देने के लिए। ठीक है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है ना, ये लिख लिया सबने? यस मैम। तो देखो होता क्या है ना बच्चों,
अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक जो कोशिका है, ये कोशिका है, ये क्रमशः 2 बार विभाजित होती है। कितने बार विभाजित होती है? 2 बार। 2 बार विभाजित होती है। यानी क्या होगा बच्चों, एक जो मात्र कोशिका है वो क्रमशः 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो रही है। कितने में विभाजित हो रही है बच्चों? 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो रही है। तो इस प्रकार क्या होता है ना बच्चों, जो मात्र कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन है उसमें एक मात्र कोशिका क्रमशः 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो इसमें क्या होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होगी। कितने बार विभाजित होगी? 2 बार विभाजित होगी। इसको हम बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन नंबर 1 और ये वाला होगा अर्धसूत्री विभाजन 2। और इसके बाद एक मात्र कोशिका सीधे 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखने वाली ये है बच्चों कि अर्धसूत्री विभाजन में जो संतति कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी होती है। कितनी होती है बच्चों? मैम हाँ बच्चों बोलो। मैम जो आपने पहले बताया था वो बता दीजिए। मैम अच्छा, क्लास नहीं ज्वाइन हुई थी इसके पहले मैम। ये मैम शुरुआत से। क्या शुरुआत से? मैम क्लास नहीं ज्वाइन हुई थी हम लोग की। अच्छा बच्चों, अभी तो ये काफी हो गया है। मैं आपको एक, आप अभी अर्धसूत्री विभाजन से पढ़ो, पुराना वाला मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है। यस मैम। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको हम बाद में रिवाइज करवाएंगे। हम लोग वैसे सारा रिवीजन ही कर रहे थे अभी तक, यही हम लोगों ने अभी नया पढ़ा है। ठीक है। तो देखो होता क्या है ना कि अर्धसूत्री विभाजन हम लोग पढ़ रहे थे। अभी इसके पहले हमने समसूत्री विभाजन पढ़ा था। तो उसमें क्या हो रहा था, एक मात्र कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो रही थी और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर थी। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, मैं बोल रही हूँ। प्रजनन हेतु प्रजनन अंगों में एक विशेष प्रकार का विभाजन पाया जाता है जिसमें एक मात्र कोशिका क्रमशः 2 बार विभाजित होती है एवं 4 संतति कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की तुलना में आधी होती है। देखो क्या हुआ, जो मात्र कोशिका थी वो क्रमशः 2 बार विभाजित हुई, ये पहला, ये दूसरा, और एक मात्र कोशिका फाइनली 1 2 3 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो गई। ठीक है ना। तो और गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो देखो इसमें कितने थे, 1 2 3 4, और फाइनल जो संतति कोशिकाओं में इसमें कितने बचे, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो 4 से सब में कितने कितने बचे, 2। यही बात हमने लिखी है कि अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्रों की संख्या है संतति कोशिकाओं में वो मात्र कोशिका की कितनी होती है, आधी होती है। इसमें 4 थे, इसमें 2 बचे, आधी हो गई। इसका मतलब ये कौन सा विभाजन है बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन। समझ आ गया? यस मैम। और इस तरीके का विभाजन कहाँ पे पाया जाता है, हमारे प्रजनन अंगों में। प्रजनन हेतु कौन सा विभाजन होता है आपके शरीर में, अर्धसूत्री विभाजन होता है। कायिक वृद्धि के लिए कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन। ठीक है ना।